हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आइए आज हम आपके विज्ञान का पाठ 4 खनिज और धातु के बारे में चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, वैशेषिक करात नामक हमने बताया था। करात नामक एक जो हमारे पुराने दार्शनिक थे, उन्होंने अपने वैशेषिक नामक ग्रंथ में, इनका ये ग्रंथ था वैशेषिक नामक ग्रंथ में, परमाणु की चर्चा किया था। परमाणु की चर्चा किया था। तो जहाँ तक हम परमाणुवाद के जनक इनको हम कहते हैं, जबकि देखते हैं कि आज हमारे जीवन में खनिज अति महत्वपूर्ण है। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हमें धातुओं की आवश्यकता न हो। चाहे वह खाने पीने के सामान से लेके आने जाने गाड़ी तक, हर जगह जो है हमें धातुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम उस धातुओं के बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं कि मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु क्या था? तांबा था। ध्यान दीजिएगा, मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु क्या था? वह तांबा था। ये मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला जो है ये तत्व, ये आपका तत्व कहें या धातु कहें, ये तांबा था। उसके बाद ये लोहे ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। आप देखा है कि जब अपने इतिहास में आप पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि लोहे की औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो प्रकृति में उपलब्ध खनिजों से, अभी हम सबको चित्रों के माध्यम से समझाएंगे। प्रकृति में उपलब्ध खनिजों से धातुओं का निर्माण अनेक जटिल प्रक्रियाओं यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है। ध्यान दीजिएगा, खनिज से धातुओं का निर्माण, देखिए धातुओं का जो निर्माण होता है ये अनेक जटिल प्रक्रियाओं से, एक दो दिन की बात नहीं। ये प्रकृति में, क्योंकि ये प्राकृतिक हम इसको कहते हैं कि इनका जो निर्माण होता है ये बड़ी जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होती है। कुछ ही धातुएं जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि सोना, गोल्ड, प्लेटिनम, चांदी, पारा, यद्यपि इनको अभी रहने दीजिए, आप गोल्ड पे ध्यान दीजिए। गोल्ड और प्लेटिनम, ये दो धातुओं को आप विशेष ध्यान रखिए कि प्रकृति में क्या है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अभी बताते हैं कि मुक्त अवस्था क्या होती है। और अन्य धातुएं जो होती है वो किसमें पाई जाती हैं? यौगिक के रूप में। अब हम एक एक चीजों को समझते हैं। सर्वाधिक जो धातुएं जो किस रूप में पाई जाती हैं? ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सर्वाधिक धातुएं जो पाई जाती हैं, सर्वाधिक जो धातु पाई जाती है किस रूप में पाई जाती है? ऑक्साइड के रूप में, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिली होती है। जैसे फेरस ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। जबकि दूसरे स्थान पे सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कॉपर, सीसा, जस्ता। खनिज पदार्थ के रूप में पृथ्वी की भू पर पट्टी पे पाए जाते हैं। अब यहां से हम इनको समझते हैं चित्रों के माध्यम से एक चीज को। देखिए बच्चों, पहले तो हम देख लें कि पदार्थ क्या है। हम शुरू करते हैं इसे। पदार्थ क्या है? जिसमें भार हो, यानी जो स्थान घेरता हो, जिसका अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें। ध्यान दीजिएगा, कर सकें। यानी पदार्थ क्या है? मैटर क्या है आपका? पदार्थ जो है जिसमें भार होना चाहिए, जो स्थान घेरता हो, जिसका अनुभव हम क्या करते हैं? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। तो हम जब देखते हैं कि इसके आकार या बनावट के रूप में, तो आकार या बनावट के रूप में जब हम देखते हैं तो ये 3 टाइप हमें लगते हैं। ये 3 तरह के मुख्यतः माने जाते हैं। जो 3 तरह के मुख्यतः माने जाते हैं वो आपके हैं भौतिक रूप से। भौतिक का मतलब आकार के रूप में ये ठोस हो गए, द्रव हो गए, गैस हो गए। एक चौथी अवस्था भी आप जानते हैं, प्लाज्मा। यहां ध्यान दीजिएगा कि जब भौतिक रूप से हम देखते हैं तो पदार्थ जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक ठोस हो गया, दूसरा द्रव हो गया, तीसरा गैस हो गया, एक चौथा भी हम लेते हैं प्लाज्मा की अवस्था। लेकिन जब हम इसी पदार्थ को, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब इसी पदार्थ को हम रासायनिक रूप से देखते हैं,
पदार्थ जब रासायनिक रूप से देखते हैं तो ये भी 3 प्रकार का, ये भी कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी 3 प्रकार का है। एक आपका हो गया तत्व हो गया, एक हो गया यौगिक हो गया, और एक हो गया मिश्रण हो गया। यहाँ समझिएगा, जब हम रासायनिक रूप से लेते हैं तो रासायनिक रूप से जो है ये 3 प्रकार का हो गया, एक तत्व हो गया, एक यौगिक हो गया और एक मिश्रण हो गया। अब हम जरा समझ लेते हैं। देखिए, पहले तो हम पदार्थ जो है भौतिक रूप से इसको हमने 3 मुख्यतः 3 है, लेकिन 4 तरह के हमने कहा, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। रासायनिक रूप से जहां हम इसकी बात करते हैं तो वहां पे तत्व आ गया, यौगिक आ गया, मिश्रण आ गया। अब हम इन तत्वों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि तत्व क्या है, क्योंकि यहीं से हमारा निकलेगा ये जो है आपका धातु। और तो जो तत्व है, तत्व को हम ये कहते हैं कि वे पदार्थ, वे शुद्ध पदार्थ, ऐसे आप कहिए, वे शुद्ध पदार्थ जो किसी भी भौतिक या रासायनिक, भौतिक या रासायनिक रूप से दो से अधिक भागों में विभाजित न हो सके, भागों में विभाजित न किया जा सके, विभाजित न किया जा सके। ध्यान दीजिएगा, यद्यपि आज की नई संकल्पना आई है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि तत्व क्या है। तत्व मूलतः वही है कि वे पदार्थ है जो किसी भी तरह से जो है उनको बांटा न जा सके, यानी उसको तोड़ा न जा सके। मूलतः हमको ये देखना है कि तत्व क्या है। वे पदार्थ है जो है, वे पदार्थ है, वे शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित न किए जा सके। अब देखते हैं, हम इसी तत्वों पे ही हमें आना है, क्योंकि जो हमारे खनिज है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे खनिज होते हैं, खनिज मूलतः क्या है, खनिज, ध्यान दीजिएगा, खनिज जो है, तो खनिज जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, भूपर्वती में, जब तक इसकी परिभाषा की जहां बात आती है, भूपर्वती में ये पाए जाते हैं। अब भूपर्वती में क्या है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ऊपर का भाग जो है, इसको हम भूपर्वती कहते हैं। तो ये ऊपर का भाग जो है, हमें ये एक एवरेज माना जाता है 100 किलोमीटर, लेकिन ये 100 किलोमीटर तक ऐसा माना जाता है कि ऊपर जो है ये भूपर्वती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये समुद्र के किनारे, समुद्र के नीचे जो है, समुद्र के नीचे ये 5 किलोमीटर तक जाता है, 5 किलोमीटर तक। जबकि महाद्वीपों पे ये 30 किलोमीटर तक जाता है, और हिमालय पर्वत पे ये 70 किलोमीटर तक जाता है, ये 70 किलोमीटर। तो हम ये कहते हैं, मोटा कह देते हैं 100 किलोमीटर, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये भूपर्वती जो है, ये समुद्र के नीचे, यानी समुद्र के नीचे 5 किलोमीटर तक, महाद्वीपों में लगभग 30 किलोमीटर तक, हिमालय पर्वत पे लगभग 70 किलोमीटर तक। तो इस भूपर्वती में आप देखते हैं कि ये जो तत्व पाए जाते हैं, ये जो तत्व है, तो सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे स्थान पे कौन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो भूपर्वती पे जो तत्व पाए जाते हैं, जो एलिमेंट तत्व पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है, तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम है, चौथे नंबर पे आयरन है, 5वें नंबर पे कैल्शियम है, 6वें नंबर पे सोडियम है, 5वें नंबर पोटेशियम है, 8वें नंबर उसके बाद मैग्नीशियम है, थोड़ा सा हाइड्रोजन। लेकिन जब संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, यानी पूरी पृथ्वी की हम बात करें, तो पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो तत्व कौन सा पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो है, तो पूरी पृथ्वी में सर्वाधिक जो पाया जाता है आपका लोहा। ध्यान दीजिएगा, भूपर्वती में जो है, ऊपर जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्युमिनियम पाया जाता है। जबकि संपूर्ण पृथ्वी की हम जब बात करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी की बात करते हैं, तो उसपे सर्वाधिक जो है पाया जाता है लोहा, 35%, फिर दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन हो जाता है, तीसरे नंबर पे सिलिकॉन। यानी कि जो पहले नंबर पे ऑक्सीजन था, ये दूसरे नंबर पे आ गया, और ये जो सिलिकॉन जो दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे आ गया। अब इसकी वही हम कह रहे हैं, औसत गहराई जो है, भूपर्वती की औसत गहराई जो है, ये 24 किलोमीटर मानी जाती है, जिसको हमने मोटा 100 कह दिया था। वो 24 किलोमीटर इसकी औसत गहराई मानी जाती है।
कि जो 5 से 70 यानी कि समुद्र के नीचे जो है 5 किलोमीटर और हिमालय पर्वत पर 70 किलोमीटर की ऊंचाई जो है, यानी कि इतना जो है ये भाग जो है आपका भूपटपटी है। तो आइए हम देखते हैं इस चीज को, पूरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये, अब हम खनिज क्या है, खनिज क्या है, तत्व या यौगिक, ध्यान दीजिएगा, तत्व या यौगिक यानी तत्वों का जो समूह हो गया, तत्व या यौगिक जो प्राकृतिक रूप से, यहां ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक रूप से जो भूपरपटी पर पाया जाता है। देखिएगा, तत्व या यौगिक जो प्राकृतिक रूप से भूपरपटी पे पाया जाता है, यानी किसी पे जो पाया जाता है। अब वो खनिज, ध्यान रखना, यहाँ पे खनिज की बात हो रही है। खनिज का मतलब जो है, जब हम देखते हैं कि जमीन में खन के ही कोई चीज जो है निकाली जाती है, अक्सर धातुएं होती है, जो है हम क्या करते हैं, जमीन से खन के ही आप लोहा निकालते हैं, जमीन से ही खन के आप चांदी निकालते हैं, जमीन से ही खन के आप सोना निकालते हैं, जमीन से। अब ये जब निकलते हैं तो जब यहाँ जैसे मैग्नीज निकल रहा है, तो जब ये निकलते हैं तो क्या ये अकेले रहते हैं कि किसी अन्य के साथ में रहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। क्या ये अकेले आ रहे हैं उस जमीन से, कुछ अन्य भी इसके साथ है। तो अब यहाँ धातु तक चलने पर, देखिए खनिज से हमें धातु तक चलना, तो ये खनिज जो हो गए, तो खनिज में ये यहाँ से ऐसे धरती से ये निकाले गए, यहाँ से धरती से ये निकाले गए, तो ये इसमें कुछ और मिला होता है। जैसे ये आप हमने पहले बताया, जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हो वो मुक्त अवस्था वाली हो गई, जो है जो मुक्त अवस्था में। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि जो सोना और प्लेटिनम जो मुक्त अवस्था में पाई जा रही है, प्लेटिनम ये मुक्त अवस्था में क्यों पाई जाती है। ऐसा प्रश्न आता है कि सोना और प्लेटिनम जो है मुक्त अवस्था में क्यों पाया जाता है। क्योंकि ये कम अक्रियाशील होता है, यहाँ कम क्रियाशील होता है, कम अक्रियाशील होता है, कम अक्रियाशील होता है, इतना ध्यान दीजिएगा, ये कम अक्रियाशील होता है, इसके कारण ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बाकी जो अक्रियाशील होते हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, तो इतना ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये इससे सोना चांदी आपका हुआ, लोहा हुआ, ये सब जो है मैग्नीज हुआ, कि ये कहाँ से हमें जमीन से निकालते हैं तो हमको ये मिलता है। तो अब इसको हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं। देखिए ये धातुएं जो होती हैं, ये जब हम खनिज देखते हैं तो खनिज में जो है ये धातु भी होता है, अधातु भी। अब देखेंगे ये उपधातु भी होता है, पहला दिन धातु को देखिए, बाद में जान जाएंगे। ये धातुएं भी होती है, उपधातुएं भी होती हैं। तो ये धातुएं क्या है, जो मुख्यतः जो होती है, इसमें क्या होता है कि ये कठोर होती हैं, तन्य होती हैं, तंती हैं, और क्या होती है, आघात वर्धनी होती है, आघात वर्धनी होती है। इनका जो है गलनांक, इनका गलनांक उच्च होता है, और अक्सर ये ठोस अवस्था में होती है, ये ठोस अवस्था में होती है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में है, वो क्या है आपका पारा। पारा धातु जो है ये किस अवस्था में रहती है, पारा धातु जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये धातु है लेकिन ये किस अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। पारा धातु जो है वो किस अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। अब हम अधातु की बात करते हैं तो इसी का सब उल्टा, जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है कि अधातुओं में ये तीनों रूप में पाई जाती है, ठोस के रूप में भी पाई जाती है, द्रव के रूप में भी पाई जाती है, और गैस के रूप में। तो मैक्सिमम ये गैस के रूप में पाई जाती है। देखिएगा ध्यान से इस चीज को, ये मैक्सिमम जो है गैस के रूप में पाई जाती है। तो ये जो अधातु होती है ज्यादा करके ठोस और गैस होती है। तो एक जो धातु अधातु आप देखते हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन जो होती है, ब्रोमीन एक ये अधातु है। ब्रोमीन जो एक अधातु है, ये जो है द्रव के रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है, तो ब्रोमीन, यहाँ ध्यान रखिएगा। कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है, तो पारा है। अब कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है, तो ब्रोमीन है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा आगे और देखते हैं इसकी।
अब कभी कभी ऐसा हो जाता है खनिज और अयस्क, खनिज जो है और अयस्क। देखिए खनिज और अयस्क में पहले तो ये समझ लीजिए कि जब हम धरती से कोई चीज निकालते हैं, किसी खनिज को निकालते हैं, तो वो कुछ न कुछ उसमें अशुद्धियां मिली होती है, उसमें कुछ न कुछ और मिला होता है। ये अकेले नहीं होता है, जो खनिज होगा कि ये कुछ न कुछ इसमें मिला रहता है, यानी कि ये कुछ मिला रहता है, इसमें कुछ मिला रहता है, बहुत सी अशुद्धियां मिली रहती हैं, बहुत सी अशुद्धियां मिली रहती हैं, इसके साथ साथ और भी कुछ रहते हैं। तो जब इसका हम क्या करते हैं कि निकालते हैं, जब खनिज को निकाल के और हम धातु की प्रक्रिया में लेके आते हैं, जब खनिज को हम किसमें बनाते हैं, धातु में बनाते हैं, तो उस धातु की प्रक्रिया में लाने के लिए जो ये अयस्क, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो धातु की प्रक्रिया में हमें लाने के लिए ये अगर कम महंगा हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ये प्रोसेस जो है कम महंगा हो और लाभदायक, यानी धातु का प्रतिशत अधिक हो, पहली बात धातु का प्रतिशत जो है अधिक हो, प्रतिशत अधिक हो, उस खनिज में धातु का प्रतिशत अधिक हो और कम खर्चीला हो, कम खर्चीला हो। ये दो चीज जरूर ध्यान रखिएगा। जब धातु का हम यहाँ पे निष्कर्षण करेंगे, जब धातु को हम यहाँ से निकाल देंगे खनिज से, तो यानी कि धातु का प्रतिशत उस खनिज में अधिक होना चाहिए और वो उस प्रक्रिया में ये कम खर्चीला होना चाहिए, तब वही क्या हो जाता है, अयस्क हो जाता है, तब वही क्या हो जाता है, अयस्क होता है। तो सभी धातुएं, इतना ध्यान दीजिएगा, यहां से आप देखिएगा कि जो सभी धातुएं जो है, सभी धातुएं, सभी जितनी भी धातुएं हैं, सभी धातुएं जो है ये खनिज हैं, सभी धातुएं खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं, यहाँ रुकिए थोड़ा सा, अयस्क नहीं, सभी अयस्क खनिज हैं। यहाँ आप देखिए सभी अयस्क क्या है, खनिज है। सभी जितने भी अयस्क होंगे, क्योंकि वहां आप देख रहे हैं सभी अयस्क क्या है, खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि खनिज का जब हम उसकी कटाई छटाई करते हैं, उसकी अशुद्धियों को निकालते हैं, तो उसमें जब तक धातु का प्रतिशत अधिक नहीं होगा, जब तक वो कम खर्चीला नहीं होगा, तब तक वो अयस्क रूप में नहीं माना जाएगा। तो इस यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी अयस्क जो है वो खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। सभी अयस्क जो है खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। अब आगे देखते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए खनिज जो है, खनिज पृथ्वी तल पर भी पाया जाता है, भूपृथ्वी पर भी पाया, और समुद्र में, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट भी इसमें पाया जाता है। तो ये समुद्र में भी ये पाया जाता है, तो समुद्र में किसी रूप में रहता है, जैसे यहाँ से सोडियम आप देख रहे हैं, यहाँ मैग्नीशियम देख रहे हैं। तो अयस्क धातुओं के ऑक्साइड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अयस्क धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट के रूप में ही पाए जाते हैं। देखिए अयस्क जो होते हैं ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, सल्फेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में जो है पाए जाते हैं। धातु, यहाँ देख लीजिए धातु का और अयस्क का नाम और अयस्क का रूप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु किस अयस्क से, मैग्नेसाइट अयस्क से, किस अयस्क से, मैग्नेसाइट अयस्क से। और ये अयस्क का रूप क्या है, ये कार्बोनेट के रूप में है। देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट, यहाँ कार्बोनेट है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी किस रूप में है, किस, ये अयस्क किस रूप में है, कार्बोनेट के रूप में है। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम किस अयस्क से प्राप्त होता है, बॉक्साइड अयस्क से। अभी इसका फार्मूला पूछता है Al2O3 2H2O। अब ये क्या है, ऑक्साइड के रूप में। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक ना, ये कार्बोनेट के रूप में नहीं, यहाँ कार्बोनेट के रूप में है, और ये ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्साइड के रूप में है। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम एक इसमें जिप्सम, इसका अयस्क का नाम क्या है, जिप्सम है, CaSO4 2H2O। अब ये किस रूप में होता है, सल्फेट के रूप में होता है। अब पेट्रोलियम द्रव, अब ये जो पेट्रोलियम है ये द्रव अवस्था में भूप्रकृति में पाया जाता है, इसीलिए इसको खनिज तेल कहते हैं। प्लेटिनम, ध्यान दीजिएगा, प्लेटिनम खनिज का भारत में पूर्णतः अभाव है, इस चीज का आप क्या करिएगा, प्लेटिनम खनिज जो है भारत में पाया नहीं जाता है, बहुत कम मात्रा में।
अयस्क प्रकृति में पाए जाने वाला वह खनिज है जिसमें एक या एक से अधिक धातुओं अधातुओं को लाभदायक रूप में निष्कासित किया जाता है। इसको अभी हमने समझाया है कि ये क्या है, अयस्क प्रकृति में पाए जाने वाला वह खनिज जिसको एक या एक से अधिक धातुओं अधातुओं को लाभदायक रूप में निष्कासित किया जाता है। अगर ये हानिकारक रूप में हो जाएगा यहाँ पे तो वह अयस्क नहीं हो पाएगा। इतना ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ खर्चा ज्यादा लग रहा है तो पता चला कि ये धातु जो है 100 रुपए की है और इसको जो है निकालने में जो है यहाँ पे हमारा 300 रुपया लग रहा है, यानी कि 100 रुपए की धातु है और इसको निकालने में 300 रुपया लग रहा है, तो यहाँ ये अयस्क नहीं बन पाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। तो अब ये अयस्क नहीं बन पाएगा, तो ध्यान यहाँ पे दीजिएगा कि ये चीजें। हाँ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक बार ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आइए अब देखते हैं। अधातु, जितनी भी अधातुएं हैं उसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, यानी वो तंती नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तन्यता का मतलब तंती नहीं। जैसे सोना सबसे तन्य धातु है, सोना सबसे तन्य धातु है, यानी कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी सबसे ज्यादा तन्यता, सर्वाधिक तन्यता, सर्वाधिक तन्यता यानी तन्यता यानी सर्वाधिक तनने वाली धातु कौन सी है? सोना है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। कार्बन का अपरूप, ठीक ना, कार्बन के रूप जैसा कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है। ये अधातु है। देखिए सभी धातुएं जो होती हैं, सभी अधातुएं क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी कि उसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये अधातु है कौन सी? ग्रेफाइट अधातु है, इसके बावजूद भी क्या है? ये विद्युत का सुचालक है, यानी कि विद्युत इसमें से प्रवाहित हो जाएगी। कौन सा? ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन क्या है? विद्युत का सुचालक है, यानी कि इसमें से विद्युत प्रवाहित हो जाएगी। सोडियम और पोटेशियम, यानी कि सोडियम और पोटेशियम की अधिक क्रियाशीलता के कारण इसको जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर इसको मिट्टी के तेल में न रखा जाए तो एक ज्वलनशीलता पैदा कर देती है, ठीक है। देखिएगा सोडियम और पोटेशियम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सोडियम और पोटेशियम, इसकी क्रियाशीलता इतनी अधिक होती है कि इसको मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी जैसी इन धातुओं को उपधातु कहते हैं। उपधातु का मतलब जिसमें धातु के भी गुण और अधातु के भी गुण, दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसमें धातु के भी गुण और अधातु के भी गुण, उसको क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ऐसे उपधातुओं में जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी का नाम प्रमुख रूप से है। कार्बन का अपरूप हीरा, यह सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। इतना ध्यान रखिएगा कि इस प्रकृति में हीरा सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। पारे व गैलियम, यहाँ दो ध्यान रखिएगा, गैलियम पे भी अक्सर हम पारे का ही नाम देते हैं। पारे व गैलियम के अलावा सभी धातुएं ठोस होती हैं। इसका मतलब गैलियम और पारा, हम यहाँ पारे को ही खाली देते हैं, तो पारे और गैलियम के अलावा सभी धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। कौन ठोस धातुएं नहीं है? एक पारा हो गया, दूसरा आपका गैलियम हो गया। इसका ध्यान रखिएगा, गैलियम पे ये पूछा जा सकता है। पृथ्वी की भूपरपटी पृथ्वी के आयतन का 1% है, यानी कि इसको जो हमने चित्र बनाया था अभी ऐसे, वो जो इसका ये वाला भाग है, ये पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का 1% है मात्र, ठीक ना। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, ये पूछा जा चुका है। इतना ध्यान रखिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? वो हाइड्रोजन है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, 65%। क्या है ये? ऑक्सीजन है, ठीक ना। टंगस्टन का गलनांक, गलनांक का मतलब कि किस ताप पर वो गलना शुरू हो जाएगा। देखिए कितना ज्यादा है, 3500 डिग्री सेल्सियस पे जब आप गर्म करेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म करेंगे 3500 डिग्री सेल्सियस, तब जाके टंगस्टन क्या होगा? यह गलेगा। और जबकि लोहे का जो देखिए कितना है, 1539 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतने ताप पे ये गल जाएगा। लेकिन इतने इसका दुगुना ताप, यानी दुगने से ज्यादा ताप इसमें लगे तब ये गलेगा। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सभी धातुएं उच्च गलनांक और क्वथनांक की होती है। इसका मतलब कि सोडियम और पोटेशियम का जो धातु गलनांक जो होता है, इनका गलनांक कम होता है। गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है? कम होता है। अष्टधातु की मूर्त, ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अष्टधातु की मूर्त,
ये अक्सर जो है हिंदू और जैन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिंदू और जैन मूर्तियों जो जिससे बनाई जाती है, हिंदू की मूर्तियां और जैन की मूर्तियां बनाई जाती हैं, उसमें 8 धातुएं होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहली है सोना, दूसरी है चांदी, तीसरी तांबा, चौथी सीसा, पांचवी नहीं, पहला सोना, दूसरा चांदी, तीसरा तांबा, चौथा सीसा, पांचवा जस्ता, छठवां टिन, सातवां लोहा, आठवां पारा। यानी इसको पारा भी इसमें है, पारा, लोहा, टिन, जस्ता, सीसा, तांबा, चांदी, सोना, ये सब मिलके क्या होती हैं कि ये अष्ट धातुएं बनती हैं। यानी कि 8 धातुओं से मिलके जो है ये मूर्तियां जो बनाई जाती है अष्ट धातु की। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा अच्छे से। जय हिंद।